नमस्कार, स्वागत है आपका इस खास पेशकश में। आज़ादी के 75 वर्ष हुए हैं और भारत अपनी अमृत महोत्सव की इस जर्नी में तमाम उन शख्सियत से बात कर रहा है, उन हस्ताक्षर से बात कर रहा है जिन्होंने इस जर्नी को साथ साथ जिया है। कुछ ऐसे मुकाम हासिल हुए हैं जिन पे हमें बहुत गर्व है और कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपनी आंखों से इस जर्नी को देखा है और उस जर्नी के साथ साथ चले हैं। उनमें से एक नाम है अनिल अग्रवाल जी। आप सब बहुत परिचित हैं, वेदांता रिसोर्सेज के फाउंडर और चेयरमैन हैं और हम सबको बड़ा गर्व है कि देश और दुनिया में वेदांता का बड़ा नाम है। तो आज़ादी के इस महोत्सव में अनिल अग्रवाल जी के थ्रू हम आपको उस जर्नी में ले चलेंगे कि हिंदुस्तान जब आज़ाद हुआ तो उसके बाद से कैसे उसने तरक्की के रास्ते अपनाए और साथ ही साथ वेदांता की कहानी भी हम सुनते चलेंगे। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस महोत्सव में हमारा हिस्सा बनने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो अनिल जी, चूँकि हम लोग हमेशा बड़ा एडमायर करते थे कि आपने बिल्कुल जर्नी वहीं से शुरू की जहाँ से हर किसी की ख्वाब होते, हर कोई सोचना चाहता है कि स्क्रैच से बिलियनियर बनना, और हिंदुस्तान भी बिल्कुल उसी आज़ादी की बात से लगातार ऊपर तक गया। तो मुझे उस जर्नी में थोड़ा सा ले चलिए कि आज़ादी के बाद से हिंदुस्तान कैसे कैसे आगे बढ़ा और वेदांता उस हिस्सेदारी कैसी रही। मैं बिहार में बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मेरा जन्म और मेरी परवरिश बिहार में हुई और मैंने बिहार से बढ़िया, यूपी से बढ़िया कोई जगह पूरी दुनिया में नहीं देखी है। हमारे लोग, वहाँ के लोग संस्कारी हैं, फैमिली वाले हैं। माँ बाप की इज्जत करना, परिवार की इज्जत करना। एक भाई कमाता है, सारे परिवार खाते हैं। सारे देश गांव को वो चाचा मामा ताऊ बोलते हैं। तो इस हालातों में मैं बड़ा हुआ हूँ। तो मेरे को, जब मैं विदेश में रहता हूँ तो मेरे को लगता है कि मेरी क्या दुनिया थी। पैसा ही सब कुछ नहीं है, हमारे संस्कार जो कि आज वो रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, इसको देख के मेरे को बड़ा गर्व होता है। अपने आज़ादी हुई, लाखों लोगों ने जाने गंवाई, देश में परिवर्तन आया और परिवर्तन हमने देखा कि कितनी तकलीफ़ों से हम गुजरे। हमारे पास खाने पीने की तकलीफ़ें थी, हमारी उसको हम ऊपर आए, उसके हम देश में अन्न ज़्यादा पैदा कर सके। हम आज सेल्फ सफिशिएंट हो गए खाने पीने के मामले में। हमारे बच्चों को पढ़ाई लिखाई होती ही नहीं थी। आज बच्चों को जनरली पढ़ाई लिखाई होती है और वो भी सपने देखना चालू कर रहे हैं, देख रहे हैं। हमारे टाइम में रोडें कच्ची थी, साइकिलों पे हम लोग घूमते थे, पैदल भी घूमते थे। वो सारी चीज़ें आज कन्वर्ट हो रही हैं। सबके पास स्कूटर हैं, टू व्हीलर हैं, छोटी गाड़ियाँ भी लोगों ने रखी हैं। हमारे उस टाइम में शायद घर नहीं थे। आज आप देखेंगे तो गांव में भी पक्के घर हो रहे हैं, हर आदमी के पास घर मिल रहा है। तो रोडें अच्छी बन गई। टेलीफोन तो हमारे यहाँ होता ही नहीं था, बिजली तो मिलती ही नहीं थी। हम खुद भी अपने घरों में बिना बिजली के रहे हैं। तो हमें अभी जो बिजली मिलनी चालू हो गई है, लोड शेडिंग इतनी होती थी वो होनी कम हो गई है। धूल धक्का दुनिया भर के रहते थे, वो होना कम हो गया है। औरतों की इज्जत कम थी, वो इज्जत बहुत आगे बढ़ी है। महिलाएं बहुत सक्षम हुई हैं। तो ये देखकर कल कारखाने जो लगे उस समय, उस समय बोलते थे ये हमारे टेम्पल हैं। जब सिंदरी लगा, जब बोकारो लगा, जब हमारे यहाँ केमिकल की फैक्ट्रियाँ लगी, उस समय गवर्नमेंट ही फैक्ट्रियाँ लगाती थी और एक पब्लिक सेक्टर का एक वातावरण बहुत जोर में था और चारों तरफ से हमें मदद भी मिलती थी। और फैक्ट्री हमने लगाई, प्रोडक्शन बढ़ा। तो देखते देखते टेलीफोन आप कह लीजिए, आप देखें तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था ज़िंदगी में। मैं जब एयरपोर्ट पे उतरता था तो मेरे को लगता था कि टॉयलेट जाऊं कि नहीं जाऊं।
क्योंकि इतने बुरे हालत टॉयलेट के रहते थे और कभी लगता नहीं था कि मैं अपनी लाइफ में अच्छे एयरपोर्ट देखूंगा। तो जब जब हमारे हिंदुस्तान में गवर्नमेंट ने लोगों पर विश्वास करना चालू किया, जैसे जैसे विश्वास किया, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट हो, उन पर जैसे जैसे विश्वास किया, उन्होंने वो अपने खरे उतरे। आप देखिए स्टील प्रोडक्शन आप देख लीजिए, टेलीकॉम देख लीजिए, आप रोड हमारी आज देख लीजिए, आज हमारे एयरपोर्ट आप देख लीजिए, आज हमारी बिजली हमारे यहाँ पहले पावर कंपनी लगाने में इतनी तकलीफें होती थी। 400 पावर प्लांट लगे, ट्रांसमिशन लाइनें लगी, अनाप शनाप टेलीफोन लाइनें लगी। हो सकता है और अच्छी तरह से हो सकती हो, लेकिन बहुत लंबे गुजरे हैं हम, बहुत लंबे गुजरे हैं। इस बीच में हमारी जो तकलीफ़ें आई कि हमें पाकिस्तान से, हमारी नेबरिंग कंट्री चाइना से वॉर करना पड़ा और उसमें हमारी बहुत सारी एनर्जी चली गई। सारी दुनिया, कोई दुनिया चाहती नहीं है कि हिंदुस्तान जो है वो आगे बढ़े। ये हम हिंदुस्तानियों का प्रण है, हम डेमोक्रेटिक कंट्री हैं और इसमें हम सुधार लाते जा रहे हैं। हो सकता है और ज़्यादा भी कर सकते थे, लेकिन जो हुआ है, और लास्ट 10 सालों में, 7 सालों में तो बहुत ही अच्छा हुआ है। सर, एक 19 साल का लड़का आज के ज़माने में तो बहुत कुछ सोच लेता है, लेकिन आज से 30-40 साल पहले बिहार से निकलता है और वीटी स्टेशन पे आता है। तब जो भी आप बता रहे थे, इतनी परिस्थितियां शायद थी नहीं कि आप इतने बड़े सपने भी देख सकें, लेकिन आपने देखे। मैं वो सोच समझना चाहता हूँ कि वो हिम्मत जुटाना, वो 19 साल की उम्र में यहाँ चले आना और ये सोच लेना कि हम बड़ा करके दिखाएंगे, ये थोड़ा सा हमें समझाइए और उस समय की परिस्थितियों को भी देखिए। उस समय मेरे पास टाइम बहुत रहता था, तो मैं देखता था कि जैसे मैं कोशिश करता था कि मेरे को फिल्मों का बहुत शौक था कि फिल्म के लोग कहाँ बैठते हैं, कहाँ चाय पीते हैं। तो बांद्रा में इधर उधर में बैठा रहता था, तो मेरे को हज़ारों लोग बिहार यूपी से आते थे और उस एरिया से आते थे और वो सब अमिताभ बच्चन बनना चाहते थे, फिरोज खान बनना चाहते थे, देवानंद बनना चाहते थे और सब में वही उमंग थी और कोई उसके नीचे सोचता नहीं था। हज़ारों लोगों में हर आदमी सोचता था कि मैं देवानंद और अमिताभ बच्चन बन जाऊंगा। न उसकी पॉकेट में पैसा रहता था और वो जो डायलॉग बोलता था, आप सोच नहीं सकते हैं। मेरे को अभी भी याद है, हमारे साइंस कॉलेज के सामने में पटना में, हम शत्रुघ्न सिन्हा हमसे बड़े हैं, वो एक स्टूडियो के बाहर बैठे रहते थे और वो सिगरेट ऐसा लेके ऐसा मुंह में घुमा के पहनते थे। बोलते थे, हमको समझते नहीं हो, एक दिन देखना तुम कैसा हम नाम करेंगे, हम पूरा हिंदुस्तान को हिला देंगे। हाँ, जब हम बनेंगे अमिताभ बच्चन, इस सबको पीछे छोड़ देंगे। तो हम लोग सोचते थे भाई ठीक है, वो भी उन्होंने बन के दिखाया, उन्होंने बन के दिखाया तो अच्छा लगता है। तो वही हाल हमारा भी था। अखबारों में पढ़ते थे कि बड़े बड़े आदमी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगा रहे हैं। हम व्यापारी वर्ग से आते हैं, बहुत मध्यम से छोटे वर्ग से आते हैं। हमारे फादर ठेकेदारी करते थे, हमारे फादर गेहूं का काम करते थे और अपनी ईश्वर की कृपा थी, हम लोग रोजी रोटी अपनी अच्छी तरह चलाते थे। हम जब कोई बड़ी बड़ी बात करते थे तो पिताजी एक झापड़ मार देते थे कि तुम अपना काम करो, पढ़ाई में ध्यान दो। लेकिन हमारा तो दिल उसी में लगा रहता था कि किसी न किसी दिन कहीं ना कहीं ऊपर पहुंचना है। कभी सोचते थे फिल्म एक्टर बन जाएंगे, लेकिन लगा कि अपना इतने मोटे हैं, चेहरा भी अच्छा नहीं है। फिल्म ट्राई किया आपने? ऐसा सोच रहती थी ना बचपन की, क्योंकि पढ़ाई में तो मन नहीं लगता था। पढ़ाई में तो मन लगता ही नहीं था। माने कैसे कैसे घिस पिट करके पास होते थे, हम ही को मालूम है। लेकिन सपने बहुत दिखते थे और एक मौका मिला कि हमको बम्बई आने का, किसी ने कहा कि आप बम्बई आ जाओ। हम पहुंचे तो हाथ में वो पुराना एक बेडिंग होता था, होल्डर बेडिंग होता था। तो वो ट्रेन में जगह नहीं मिली, तो जहाँ सामान रखा जाता है वहाँ पे हमने टीटी को शायद 2 रुपया 5 रुपये दिए होंगे, उसको देके कहा कि यहाँ पे हम सो जाते हैं। उसके अंदर हम सो गए। लोहे की बक्सा थी। जब वीटी स्टेशन पे उतरे तो विश्वास नहीं हुआ
कि जो फिल्मों में देखा था वो का वो दिख रहा था। डबल डेकर बस दिखी, हाँ, काली पीली टैक्सी, काली पीली टैक्सी दिखी, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें दिखी और सुंदर सुंदर लड़कियां दिखी जो हमारे बिहार में हमें नहीं दिखती हैं। इस तरह से घूमते फिरते, तो हमने कहा कि हमको तो यहीं रहना है। तो कालवा देवी में आके रुक करके सबको मालूम है, मैंने लिंक्डइन में भी डाला है। अनिल जी, चूंकि बहुत सारे युवा देखते हैं और वो बहुत प्रेरित होते हैं आपसे, यहाँ पे एक छोटा सा मैं आपसे ये समझना चाहूँगा कि जब ये सब आपने देखा कि इतना मेस्मराइजिंग है मुंबई, बड़ा सा वीटी स्टेशन है और गाड़ी भी और घड़े बनेंगे और लड़कियां भी देख रहे हैं, आप फिल्म इंडस्ट्री, तो आप डिगे नहीं एकदम? ये प्रेरणा है लोगों के लिए कि आप अपने उस पर अडिग रहे, अपने सपने पे, मन कभी विचलित नहीं हुआ? ये बात तो पक्की थी कि हमें कुछ करके दिखाना है, ये तो मन में पूरा दृढ़ विश्वास था, मन में दृढ़ विश्वास वो तो पक्का था। और माँ बाबू जी का आशीर्वाद बहुत था, जबकि वो विश्वास नहीं करते थे मेरे ऊपर, उनके मारपीट भी खाते थे उनके, लेकिन इतना मेरे दादाजी का भी बहुत मेरे पर बहुत कृपा रही है, उनको भी मेरे पर बहुत गर्व था कि कुछ करेगा। मेरे बाबूजी को कम था, लेकिन मेरे दादाजी को बहुत था कि लड़का कुछ करेगा। तो ये विश्वास के साथ लगे रहे कि कुछ न कुछ करेंगे। और कुछ व्यापारिक बुद्धि भी थी कि कैसे चीज़ खरीदनी है, कैसे बेचनी है, किसी को मुस्कुरा के बात करनी है। नो, हमारे जब हमने निकले तो हमारे दादाजी ने कहा कि देखो, दो बात ध्यान रखना, किसी से झंझट नहीं करना, पीठ ठोक के काम करा लेना, हाँ, और निभ जाना और निभा लेना, निभ जाना और निभा लेना। तो ये दो तीन चीज़ें ध्यान में रही और ईश्वर की कृपा रही, आगे बढ़ते रहे। 10 साल तो बहुत तकलीफ के थे, बहुत ही तकलीफ के थे, लेकिन फिर भी मुंबई आने के बाद सर, मैं यहाँ पे एक सवाल भी जोड़ देता हूँ, फिर इसको कंटिन्यू करिए आप। जब आप मुंबई आए तो उस वक्त का हिंदुस्तान, हम तो सब शायद पैदा ही नहीं हुए होंगे, बड़ा गजब का एक, मतलब जिसको 52 में जो पॉलिसी शुरू हुई, पंडित जहाँ साहब ने शुरू की, तो उद्योग हमारे मंदिर हैं और वो एक हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन की पॉलिसी शुरू हुई, लेकिन बहुत रिस्ट्रिक्शंस के साथ। फिर जब आप लोगों की एंट्री हुई तो उस समय काफ़ी चीज़ें आगे बढ़ चुकी थी और आप आए, तो जो आप कह रहे हैं कि वो मुश्किल का दौर था, वो हमें थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए। फिर आप यहीं पे हमें शायद ये भी बताइए कि आप लंदन क्यों जाना पड़ा आपको? हाँ, देखिए, उस समय जो सरकार की नीति थी वो उनकी कम इच्छा थी कि व्यापार प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा जाए। ये मेरे दिमाग में रहता था। बैंकें नेशनलाइज हुई, कारोबार जो है वो पब्लिक सेक्टर में ही आगे बढ़े, लाइसेंस राज था, कुछ लोगों को ही लाइसेंस मिलते थे। तो वो जो एरा था वो भी शायद सही था, गलत था, मैं उसका कोई, मेरे पास मैं न तो मेरी कोई पहुंच है, न मैं उस पर कोई टिप्पणी करना चाहता हूं, लेकिन वो वैसा समय था कि जब तक कि आपकी किसी से पहचान नहीं है या आप किसी तबके से नहीं आते हैं, तो बहुत मुश्किल था कि आप आगे बढ़ें। तो वो हालात थे उस समय। और उसके बाद जब हम बम्बई पहुंचे, बम्बई एक स्वतंत्र, एक ऐसी जगह थी जहाँ पे कि मार्केट यहीं था, बड़ी सोच यहीं थी, कारोबार यहाँ होता था, कॉस्मोपॉलिटन जगह थी, स्टॉक एक्सचेंज यहीं पे था। तो वो हमने देखा कि उससे हमारे जैसे आदमियों ने जो कि रिस्क ले सकता था, हमारे पास कुछ खोने को क्या था, मेरे को खोने को मेरा कुछ था ही नहीं, तो मैं रिस्क क्यों नहीं लूँ। तो मैंने अब शुरू में स्क्रैप का काम किया, फिर जैसे एक फैक्ट्री बिक रही थी, उसमें मैं बहुत जोर से लगा, कहीं से पैसे जुगाड़ करके उसको फैक्ट्री को लिया। वो मेरे बहुत दुख के टाइम थे, उसमें मेरे को 10 साल लग गए उस फैक्ट्री में। दत्ता सामंत की यूनियन थी, सब लोग बोलते थे दत्ता सामंत के घर मत जाओ। आप विश्वास नहीं करेंगे, दत्ता सामंत के घर में रोज जाता था। वो मेरे को गाली देवे, कुछ भी करे, मैं उसके पैर छूता था जाके। तो हमारे बिहार में पैर छूने की बहुत बड़ी आदत है, बड़ी चीज़ है, हम जाके पैर छू लेते थे। तो बोले तुम गरीब आदमी हो, आपको बोला था नहीं आने के लिए। बोले सर हमारी फैक्ट्री में आप किसी तरह यूनियन मत लाइए, छोटी सी फैक्ट्री है, चलने दीजिए। तो इस तरह का जब एक आदमी में, बिहार यूपी के लोग इनसिक्योर थोड़े हैं, लेकिन डर कम है,
आगे आगे बढ़ के वो कदम कदम उठा लेते हैं। तो हमने वो कदम उठाए, आगे बढ़े, यहाँ पे कारोबार भी किया, कारोबार को आगे भी बढ़ाया। हमारी मोड़ भी आया जिसमें कि हमने जेलीफिल केबल का फैक्ट्री जो कि गवर्नमेंट ने अलाउ की थी, वो अमेरिका जाके वहाँ से लेके आए, उसको लगाया। उसको लगाने के बाद हमने पब्लिक इशू भी किया, लेकिन लोगों को हमारे रिकॉग्निशन नहीं होता था, क्योंकि एक तो अंग्रेजी बोलना नहीं जानते थे, सीख रहे थे जोर से। लेकिन एक आज के दिन तो आज हमारी हिंदी इतनी अच्छी है कि हर आदमी हिंदी में बोलना चाहता है, हर युवा वर्ग हिंदी में बोलना चाहता है। और हिंदी एक हमारा एक अभिमान हो गया है। उस समय अब जो अंग्रेजी था वो ही सब कुछ होता था, कि वो भी पूरा नहीं जानते थे। तो फिर हमको लगा कि यहाँ हमारा मार्केट कैप जो है वो बढ़ नहीं रहा है, पब्लिक से पैसा मिल जाता था लेकिन वो शेयर प्राइस घट जाती थी। तो एक टाइम आया कि हमको ये लगता था कि हमारे देश में उसी समय से लगता था ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम नहीं कर सकते हैं। फिर भी हम इतना इंपोर्ट क्यों करते हैं, हम हर चीज़ को इंपोर्ट क्यों करते हैं, वो मेरे जहन में 30-35 सालों से लगा हुआ है। ये इंपोर्ट हम क्यों करते हैं, हम तो एक्सपोर्ट करने वाले लोग हैं। तो वो हमने कॉपर की फैक्ट्री, पहली फैक्ट्री लगाई, कॉपर की फैक्ट्री लगाई। बहुत ही तकलीफें आई, तकलीफें तो आप सोच ही नहीं सकते हैं कि महाराष्ट्र में भी कोशिश की, उड़ीसा में भी कोशिश की, लेकिन हमारे यहाँ पूरी दुनिया ने ठान रखी थी कि नहीं लगने देंगे, यहाँ पे हम इंपोर्ट ही होने देंगे, हम फैक्ट्रियाँ नहीं लगने देंगे। और हम ऐसे भारी भरकम लोग नहीं थे। तो उसके बाद हमको लगा कि पैसे आ नहीं रहे थे, तो हमने कहा कि लोगों ने कहा कि लंदन एक बहुत अच्छी जगह है। पहले भी गए थे हम, घूमने के लिए भी गए थे, देखने के लिए भी गए थे। तो लोगों ने कहा कि वहाँ बहुत बड़ा पैसे का पुल है। तो इस पैसे लिस्टिंग कराने के लिए ही हम वहाँ गए, लिस्टिंग कराने के लिए गए। और ये जैसे यहाँ पे लोग अमिताभ बच्चन बनने के लिए आते हैं, वैसे ही हम लंदन गए कि वहाँ से पता नहीं कैसे पैसे मिल जाएंगे। तो जो कभी कभी आपको जानकारी नहीं होती है, वो आपको उसका एक फायदा हो जाता है। तो उसी हालत में हम लंदन गए। तो अभी हम लोग जो बातचीत कर रहे हैं उसमें एक लेसन्स भी आप सुनते जाइए। पहले हम लोगों ने सुना कि बड़े सपने देखिए और उनको पूरा करने के लिए अंदर इच्छा शक्ति होनी चाहिए। अभी सर ने मैं बताया कि काबिलियत और सफलता ना किसी भाषा की मोहताज नहीं होती है। हिंदी में भी काम चलाया और ये एक लेसन होना चाहिए। सर फिर जर्नी अब थोड़ी वहाँ से आगे बढ़ गई। अब वेदांता एक बहुत बड़ी कंपनी बन गई और उसका नाम हो गया पूरी दुनिया में। फिर एक और आपने एक बड़ा काम किया जिसमें बहुत सारे लोगों की दिलचस्पी। उस समय बड़ी बड़ी कंपनीज आने लगी इंडिया में, तब आपने केन एनर्जी का जो इंडिया बिजनेस था उसको खरीदने का फैसला किया। ये भी अपने आप में एक बड़ी चीज़ थी और बड़ी दिलचस्प उसकी कहानी भी है। कैसे पटाया उनको कि केन इंडिया के चेयरमैन मान गए? जो मेरे को ये विश्वास था कि जनरल मानेकशॉ जब बॉम्बे हाई उन्होंने खोला तो पूरी दुनिया की आंखें खुल गई थी कि अब ये हिंदुस्तान में तेल गैस बनना चालू हो जाएगा। हमारे नेबरिंग कंट्री वाले, बाहर वालों को लगा कि अगर हिंदुस्तान में तेल का उत्पादन बढ़ेगा तो ये कंट्री सक्षम हो जाएगी। और पॉलिटिकल रीजन से मैं हरदम बोलता हूँ कि हमारे जो अफसर हैं इतने गुणी हैं, IAS अफसर इतने गुणी हैं, उनको मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि हर हालत में पॉजिटिव रहें, हम लोगों को पूरा चांस दें। और अगर वो आज के दिन हमारे पॉलिटिकल सिस्टम बहुत अच्छा है और अफसर हमारे बहुत गुणी हैं, वो ही सब काम करते हैं। अगर वो भी अगर पॉजिटिव हैं भी और हो जाए, और हमारी जुडिशरी भी अगर पॉजिटिव हो जाए, और सबसे जरूरी बात है टाइम इज द फैक्टर। आप कुछ भी वेस्ट करें, टाइम नहीं वेस्ट करें, काम को आगे बढ़ने दें। और मस्ट अलाउ टू गिव ए चांस, मस्ट जो बेनिफिट ऑफ डाउट मस्ट बी गिवन टू द एंटरप्रेन्योर। हमारे यंग लड़के हैं, उनको गलती करने दीजिए ना, क्या फर्क पड़ता है, सही हो जाएंगे। तो ये बात मेरे मन में हरदम रहती थी। और उसी बात को सोचकर कि हिंदुस्तान में तेल बने,
तो हमने देखा एक कंपनी ने $7 मिलियन में शेल से जो ओएनजीसी ने एक फील्ड था जिसके अंदर कुछ भी तेल नहीं निकला था, उनको लगा कि इसमें कुछ है भी नहीं, वो उन्होंने हमारे बिल गैमल, जो सर बिल गैमल हैं, उनको दे दिया। जब उनको दे दिया तो उनमें इतना आत्मविश्वास था। वो मैं एक बात और बोलूँगा कि जो स्पोर्ट्स वाले लोग हैं वो भी बहुत आगे बढ़ते हैं, मिलिट्री वाले लोग भी बहुत आगे बढ़ रहे हैं। जो भी मिलिट्री के लोग रिटायर हो रहे हैं उनसे मेरी बहुत हाथ जोड़ के विनती है कि आप अपने रिटायरमेंट को रिटायरमेंट मत मानिए, क्योंकि जो आप में शक्ति है वो किसी में नहीं है। हमारे स्पोर्ट्स वालों में जितनी शक्ति है, क्योंकि वो उनकी जो कंसंट्रेशन है वो बहुत डिफरेंट है, तो वो लोग भी बहुत बहुत आगे बढ़ते हैं। तो हमारे बिल गैमल जो हमारे स्पोर्ट्स पर्सन थे, उन्होंने यहाँ आके तेल निकाला तो उनको बहुत तकलीफें हो रही थी, क्योंकि मेरे को समझ में नहीं आता है कि बंजर जमीन पड़ी है, उस जमीन से अगला आपको तेल निकाल के दे रहा है, और जो भी तेल निकाल के देता है, अगर वो तेल बेच रहा है, 100 रुपए का तेल बेचता है, उसमें 80 रुपए आपको दे रहा है, उसमें परमिशन की क्या जरूरत है? बिल्कुल। उसमें परमिशन की, वो गलियारों में क्यों घूमे? तो वो भी थोड़े दुखी थे, लेकिन वो आगे बढ़ाना चाहते थे। उनकी कभी इच्छा नहीं थी कि ये तेल कंपनी को हम बेचें। उनकी मार्केट कैप भी $14 बिलियन हो गई थी, और बहुत बड़ी मार्केट कैप हो गई थी। मैंने कई बैंकों को कहा कि इसको कंपनी को ले सकते हैं क्या? उन्होंने कहा कि देखिए, इधर तो आपके पास पैसा है, और उसके बाद वो इतने बड़े आदमी हैं, हमारी हिम्मत नहीं है कि उनसे हम जाके बात करें। तो हमने एक दिन तय किया कि हम ही जाते हैं। अच्छा। तो हम चले गए। हमने देखा कि और हमने, हमारी सेक्रेटरी थी फियोना, उसको बोला सर बिल गैम्बल को फ़ोन करो। वो हमको जानते भी थे कि हम इंडिया से हैं, लंदन में आके रहे हैं, लिस्टिंग कराई है, तो हम एक कप चाय पीना चाहते हैं, हम वेकेशन के लिए गए। जब हम होटल से निकल रहे थे तो मैं सूटेड बूटेड बना कितने बड़े आदमी से मिलने जा रहे हैं, फिर पता मेरे को ध्यान आया कि मैं तो वेकेशन पे आया हूँ। मैंने तुरंत अपने वो वॉकिंग शूज पहने, अच्छा। और वो जीन्स कुछ होती है, टी शर्ट पहन के और एक कोट पहन के फिर निकला। वहाँ पहुँचा और मैंने उनसे बात की, बहुत उन्होंने इज्जत दी, सब लोगों को बुलाया, बताया, और उन्होंने बताया कि कैसे इंडिया में हम सक्सेस हो रहे हैं, कर रहे हैं। तो हमने कहा कि आप हमारी कंपनी खरीद लीजिए, दोनों कंपनी बंद हो जाएगी, साथ हो जाएंगी, तो हम लोग दोनों आगे बढ़ेंगे। तो उन्होंने कहा कि आप अपनी कंपनी बेचना चाहते हैं? हमने कहा बेचे चाहे हम लोग जुड़ जाएं, 1 से 11 हो जाएं। तो उनसे दोस्ती हुई, आए, और हम लोग तो जहाँ के हैं एक ही तरह जानते हैं, किसी के हार्ट में, दिल तक पहुँचना है तो उसको खाने के जरिए ही पहुँच सकते हैं। अगर अच्छा खाना खिलाएंगे तो उसके पेट के थ्रू हम लोग पहुँच जाएंगे। तो जब आए तो हमारी वाइफ ने इतना अच्छा खाना बनाया। हम तो वेजिटेरियन आदमी हैं, लेकिन क्या तो उन्होंने पराठे बनाए, क्या सब्जी मेरे को याद नहीं है, और वो खा के इतने खुश हो गए, तो वो हमारी दोस्ती हो गई, बात हो गई। हम लोग गिफ्ट देने में बहुत अच्छे हैं, तो हमने बिहार से हमारे जो इंडिया के जो अच्छे हैंडीक्राफ्ट के शॉल थे वो उनको दिया। उनके जो पसंदीदा 1-2 चीज़ें थी खाने की वो हम दी। हमारे पास दार्जिलिंग की चाय थी, वो हमने चाय उनको दी, तो बड़े खुश हुए। हमारी दोस्ती बढ़ के उसके बाद हमने उनसे हाथ मिलाया, उन्होंने बातचीत चलती रही। हमने, आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरे पास हमने $1.5 बिलियन वहाँ खड़े किए थे, और $14 बिलियन में हमने उनकी कंपनी से हैंडशेक कर लिया। हमारे सारे आदमी कुछ तो रिजाइन कर गए, कुछ बोले कि साइकेट्रिस्ट के पास लेके जाओ, ये क्या कर रहा है। हमने कहा कि देखो अब इसकी कहानी बनाते हैं। हमने इतनी अच्छी कहानी बनाई जो कि सही थी कि हम हिंदुस्तान में 50% तेल बनाएंगे, और हमने पूरा जियोलॉजी भी समझ गए थे। उनको तेल का भंडार बताया अंदर में कि कितना इसके अंदर तेल का भंडार है, और इसमें हम इसका उत्पादन आगे बढ़ाएंगे। जो भी आदमी आगे आना चाहता है, वो हमको उसको फाइनेंस करना चाहता है, वो हमारे साथ आवे। ये सारे काम में हमने अच्छे से अच्छे बैंकर लगाए, अच्छे से अच्छे लोग लॉयर लगाए, और लोगों को लगाया, और जो हमारे जो इन्वेस्टमेंट बैंकर थे उनको भी साथ में लगाया, और उनको फीस अच्छी दी। देखिए कहीं ना कहीं तो क्रेडिट देना ही पड़ेगा। उन्होंने डील कराई तो, हाँ, जो डील कराए, हमारे पास सारे रुपए आ गए, और सारे रुपए आ गए, और रुपए आके हम लोगों ने उस कंपनी को लिया। उसके बाद
बहुत दिक्कतें आई, क्योंकि इतनी बड़ी डील हिंदुस्तान में कभी हुई नहीं थी। एग्जैक्टली कभी हुई नहीं थी, और उसको गवर्नमेंट से पास कराना बहुत मुश्किल काम था, बहुत ही मुश्किल काम था। और उसको हम लोगों ने 1 साल हमको लगा, मैं पर्सनली दिल्ली में बैठ गया और गली मैंने हर टेबल पे मैं गया, हर अफसर के पास गया, हर गवर्नमेंट ऑफिसर में जहाँ भी मेरे को जाना था हर जगह गया, उनको कन्विंस किया और कन्विंस करके परमिशन ली। और आज मैं उस कंपनी को चला रहा हूँ। मैं जिस स्पीड से चलाना चाहता हूँ उस स्पीड से वो कंपनी नहीं चली अभी तक, लेकिन मेरे को पूरी उम्मीद है जिस हिसाब से, क्योंकि ड्यूटी बहुत ज़्यादा है, 80% ड्यूटी है, दुनिया में 40% ड्यूटी है। गवर्नमेंट भी समझ रही है, गवर्नमेंट भी समझ रही है कि बाहर के लोग लगे हैं, ओएनजीसी को आगे बढ़ने नहीं दिया। आज आप आगे बाहर जाके देखेंगे 20% लोग ऑयल और गैस इंडस्ट्री में बाहर में हमारे इंडियन है। यस, सब सारे जो है हमारे इंडिया से गए हुए हैं, और हमारे यहाँ तेल का प्रोडक्शन नहीं होने देते हैं। मैं या तो मेरी जान जाएगी या हिंदुस्तान में तेल बनेगा। मैं इस हालात में लगा हुआ हूँ। ओके, ये एक और देखिए लेसन है कि सर गए थे चाय पीने और कंपनी खरीद के चले आए। ये अगला लेसन है युवाओं के लिए, जो लोग ये शो देख रहे हैं, कि अगर आप कोई चीज़ तय कर लें, ठान लें, तो वो काम हो जाता है। और ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। तो इस जर्नी को हम इन्हीं पड़ाव के थ्रू समझने की कोशिश करें, क्योंकि वो उस समय का बहुत बड़ी डील थी। अच्छा सर, वो इंटरव्यू मैंने किया था, उस डील के बाद जब सारी मीडिया से चर्चा की जा रही थी, तो जो आपके कम्युनिटी हेड बिजनेस के थे, जब उनसे हम लोगों ने बातचीत की, तो मुझे वो दिन याद है कि इस एक्विजिशन के तुरंत बाद हम लोगों ने इंटरेक्शन किया था। और ये भी मेरे लिए एक बड़ा मोमेंट था कि हमने उस समय बात की थी। सर, हम लोगों ने यहाँ तक की जर्नी की। अब मैं थोड़ा आपसे ये समझना चाहता हूँ कि जो सपनों का भारत अनिल जी ने देखा था और जिस तरीके से इंडिया की पॉलिटी, इकोनॉमी ग्रो कर रही थी, वो बिल्कुल वैसे ही जल कर रही थी। और आज हम जिस मुकाम पे खड़े हैं, या उसमें आपको लगता है कि नहीं, हमने जैसा सोचा था कि हमारी और भारत की ग्रोथ होगी, वो शायद बहुत अच्छी उससे भी हो सकती है, या कुछ मिसिंग पॉइंट है, कुछ जहाँ पे और कुछ बड़ा हो सकता था? जरूर बड़ा हो सकता है। मेरे को समझ में नहीं आता है कि हम लोग डेवलप कंट्री क्यों नहीं है। ये जो यूरोपियन कंट्री हैं वो G7 के भाग हैं, वहाँ है क्या? हमारे हिंदुस्तान में तो ऐसा कुछ नहीं है जो पूरी दुनिया में नहीं है। हमको G7 का पार्ट होना है, हमको परमानेंट सीट यूनाइटेड नेशन में मिलनी है। आज हमारा रुपया कन्वर्टेबल नहीं है, हमें बहुत दुख होता है। हमारा रुपया कन्वर्टेबल होना ही है। ये बड़ी सोच की बात है, बड़ी सोच की बात है। और इसमें नहीं होने का कोई काम नहीं दिखता है मेरे को। आज हम जो हमारे देश में है, इंपोर्ट अगर कम होगा, और ये कंट्री जो है एंटरप्रेन्योर की कंट्री है, ये कंट्री जो है इज ए कंट्री ऑफ अपॉर्चुनिटी, इज ए कंट्री ऑफ अपॉर्चुनिटी। क्योंकि हमारे यहाँ काम के अलावा हमारे यहाँ जो विश्वास है, हमारे माँ बाप का आशीर्वाद, परिवार को साथ लेने का आशीर्वाद, हमारा स्वाभिमान, हमारे ऑल माइटी पे विश्वास, इनसे भी हमको बहुत मदद मिलती है। तो मेरे को लगता नहीं है आने वाले दिनों में, ये बात ज़रूर है, इससे आगे भी हम बढ़ सकते थे। क्योंकि हम इस कंट्री का सबसे बड़ी बात है, ये कंट्री एंटरप्रेन्योर से ही आगे बढ़ेगी, स्टार्टअप से ही आगे बढ़ेगी। जितना ज़्यादा आप विश्वास करेंगे इनके ऊपर, जितना आप टैक्स कम करेंगे, जो हमारे मोदी जी कर रहे हैं, उनको तो पूरा विश्वास है। जब भी मेरी कभी भी बात हुई है, वो ही जवानी बोलते हैं जो कि देश में होनी चाहिए। उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। जितनी जल्दी आप देखिए ना, कहीं आप देख लीजिए, हमने टैक्स कम किया, हमारे टैक्स बढ़ गए, टैक्स की कलेक्शन बढ़ गए। हमने GST लाया, आज हमारी चोरी चपाटी बंद हो गई, ऑक्ट्राई पे गाड़ियां नहीं रुकती हैं, कहीं कोई सेल टैक्स में किसी को जाना नहीं पड़ता है, सारा का सारा। उसमें और सुधार हो सकता है, लेकिन ये इस रास्ते पे बहुत बड़ा काम हुआ। हमारे टाइम में खाली एक एयरलाइन थी, वो एयर इंडिया या इंडियन एयरलाइंस। आज देखिए होड़ लग गई है, करेक्ट, होड़ लग गई है कि ये मैं भी टाटा वालों से बात कर रहा था, तो एमिरेट्स के जो चेयरमैन हैं, उन्होंने कहा है आज वर्ल्ड की सबसे बड़ी एयरलाइन जो है एमिरेट्स है। उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया कि एयर इंडिया जो है एमिरेट्स से बड़ी कंपनी हो जाएगी। तो आप सोच सकते हैं कि हमारे यहाँ जो एंटरप्रेन्योरशिप है,
जो हमारे प्राइवेट सेक्टर, क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्री में प्राइवेट से ही काम होता है। कोई भी डेमोक्रेटिक, कहीं भी आप जाएंगे जहां भी डेमोक्रेसी है वहां गवर्नमेंट बिजनेस नहीं चलाती है, वहां पे रेगुलेटर्स हैं जिससे कि आप रेगुलेट कर सकते हैं उनको। तो ये जो आने वाले दिनों में जो काम होगा, और जो बहुत सारे अनप्रोडक्टिव काम होते हैं जिसमें कि जो लीडर्स हैं जिनका टाइम जाता है वो कम अगर जाए, एक बार किसी को 5 साल के लिए सरकार दी तो उनको हमारी दूसरी कंट्रियों में फ्री हैंड दे दिया जाता है कि आप करो, और 5 साल के बाद हम लेखा जोखा इसका देखेंगे। और यहाँ पे जो होता है वो हर 3 महीने पे, हर 6 महीने पे तो वो माइंड डाइवर्ट हो जाता है। करेक्ट। उनको अगर आप एक बार किसी के हाथ में आपने डोर हाथ में थमला दी तो उनको चलाने दीजिए। अगर आप प्लेन में बैठ गए और पायलट को बार बार पूछ रहे हैं कहाँ ले जाओगे, कहाँ ले जाओगे, तो डिस्टर्ब होगा, वो डिस्टर्ब होगा। राइट। तो आपको गाड़ी ड्राइवर के ऊपर विश्वास करना ही पड़ेगा। तो ये मेरा मानना है, थोड़ा और आगे बढ़ सकते थे हम लोग, फिर भी बहुत आगे बढ़े हैं। बहुत देश में आज पूरे देश में आप देखिए, पूरी दुनिया में आप देखिए, आप देख लीजिए बिजनेस फील्ड में अगर कोई भी अगर सीईओ बड़ी कंपनी का इंडियन है, आउट ऑफ 10 कंपनीज में 9 कंपनी को सीईओ इंडियन है। ये मैं अपने युवाओं को बोल रहा हूँ। यस। अब अपने आप को अंडरस्टिमेट मत करो भाई। आप कोई भी हेज फंड का अगर सीएफओ अगर इंडियन है उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। कोई भी पॉलिटिकल गलियारे में आप अमेरिका चले जाइए, ब्रिटेन चले जाइए, और किसी देश में चले जाइए, बैकडोर में आपको इंडियन ही मिलेगा जो उनकी डिजाइन कर रहा है, जो उनको स्ट्रेटेजी डेवलप कर रहा है। इस हालातों पे हम पहुंच गए हैं क्योंकि हमारे पास ईश्वर की कृपा है, जो हमारे जो डीएनए है वो आज देख लीजिए, चाइनीज इतने आगे बढ़े हैं, चाइनीज इतने आगे बढ़े हैं, लेकिन दुनिया में उनकी पोजीशनिंग नहीं है। हम इंडियन मिक्स हो जाते हैं लोगों से, हम लोगों से मिक्स हो जाते हैं, वो आइसोलेट हो जाते हैं, क्योंकि हमारे में एक डीएनए है। हमारा कोई भी आदमी जाएगा मुस्कुरा, उसका आप चेहरा देखेंगे तो पता चलेगा वो खुश है, दुखी है, मुस्कुरा रहा है, उसकी आंखें चमकती हैं। तो ये मैं तो थोड़ा सा सेंटिमेंटल आदमी हूँ, मेरे को बहुत अच्छा लगता है ये सब बातें मैं देखता हूँ। तो हमारी जो आज लड़कियां हैं आज सबसे सक्षम दुनिया में मानी जाती हैं, देखने में, बुद्धिमानी में, कार्यकुशल में, हार्ड वर्किंग में। हमारी जो लड़कियां हैं एक बार में 5 काम कर सकती हैं। माँ बाप को संभाल लेंगी, सास ससुर को भी संभाल लेंगी, अपने बच्चों को भी संभाल लेंगी, नौकरी कर रही है नौकरी भी कर लेंगी, आप आते समय सामान भी लेके आ जाएंगी, 10 आदमी का शाम को खाना बनाना है वो भी बना लेंगी। वहाँ नहीं हो सकता है। करेक्ट। तो ये पोटेंशियल जो है हिंदुस्तान में ही है। यहाँ से आगे हिंदुस्तान की अगर बड़ी पिक्चर हम खींचें तो वो वेदांता के लिए भी वही चीज़ लागू होती है। तो आगे 2-3 एरियाज़ आप मुझे बताएं जिस पे बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। जैसे आप लंदन से यहाँ उतरते होंगे तो आपको एकदम अलग दिखता होगा, बड़े शानदार एयरपोर्ट, बिल्कुल हीथ्रो को टक्कर देते हुए, बड़े मतलब बेटर है। हमारे हीथ्रो में 1.5 घंटे तक वो लगेज नहीं आता है, हमारे यहाँ 15 मिनट में लगेज आ जाता है। 15 मिनट, बहुत ही बड़े बड़े एयरपोर्ट। मतलब दिल्ली का T3 तो कमाल है, कितना बड़ा बनाया। मुंबई में भी वैसा ही है। तो आगे का जो यहाँ से जर्नी इंडिया की होनी चाहिए, क्योंकि बहुत विस्तृत एरिया है कि कहाँ कहाँ काम करें, तो आपके हिसाब से जो 1-2 फोकस एरिया जहाँ पे काम करना चाहिए, सरकार को भी सोचना चाहिए कि इस दिशा में ज़्यादा थ्रस्ट दें तो हम ज़्यादा तेज़ी से वो जो 5 ट्रिलियन 6 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी बनाना चाहते हैं वो पहुँच पाएंगे। 4-5 चीज़ें। एक तो मेरी लाइन की चीज़ें हैं कि ज़मीन के अंदर हमारी धरती माँ, ये जो लोगों ने इतना दिमाग खराब कर दिया लोगों का, हमारे यंगस्टर का, कि माइनिंग खराब है। अरे भाई, गेहूं भी उपजा रहे हो, जमीन से उपजा रहे हो, जमीन से उपजा रहे हो। हाँ, उस मट्टी में सोना भी है, गेहूं भी है, तेल भी है, कॉपर भी है। ये है कि आप बीज को ऐसे फेंक भी सकते हो और अच्छी तरह से उसको लगा भी सकते हो। आप अच्छी तरह से आप लगाएंगे। आज टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप कर गई है। नंबर 1 एक्सप्लोरेशन हिंदुस्तान में मैं युवाओं को बोलता हूँ कि आपकी जितनी टेक्नोलॉजी है, आप जूनियर माइनिंग बनिए, आप देखिए सारी डिटेल। आज की जो टेक्नोलॉजी है, जियो फिजिक्स है, जो सारे डेटाज अवेलेबल हैं, आपको ज़्यादा खोदने की ज़रूरत नहीं है। वो आपको
एक्सप्लोरेशन में गवर्नमेंट को फ्री हैंड युवाओं को देना पड़ेगा। फाइनेंस भी अवेलेबल है, ज़्यादा पैसा भी नहीं लगता है। वो एक्सप्लोरेशन करें और उसमें से तेल भी निकालें, एल्युमिनियम भी निकालें, जिंक भी निकालें। आज रेयर अर्थ भी है हमारे यहाँ, न्यूक्लियर के लिए भी यूरेनियम भी है। सोना हमारे यहाँ लार्जेस्ट सोना हमारे दुनिया में सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान में है। भारत गोल्ड माइन, हाटी गोल्ड माइन सब बंद पड़ी हैं। ये सब बाहर वालों के हथकंडे हैं जिससे कि हम यहाँ प्रोडक्शन नहीं करें। तो एक्सप्लोरेशन पे नंबर 1। उस एक्सप्लोरेशन से अगर हमारे बच्चों ने वो बड़ी कंपनियों के हाथ में नहीं दे, वो ट्रेडेबल हो जाए। अगर उन्होंने कुछ एक्सप्लोरेशन करके कुछ निकाला तो वो बड़ी कंपनियों को बेच सकती है। आज के दिन जितने भी स्टार्टअप हैं वो बड़ी कंपनियों को बेचते हैं। अगर बिल गेट को देखेंगे तो उनकी कंपनी क्यों बनी? कि उन्होंने हजारों कंपनियों को खरीदा, स्टार्टअप को खरीद के उसमें से 1000 में से हो सकता है उनकी 500, 400, 200 खराब भी हो गई होंगी, क्योंकि उन्होंने खरीदते चले गए। तो ये काम आपको एक्सप्लोरेशन के लिए करना पड़ेगा और वो उसको बेचते जाएं, एक्सप्लोरेशन करते जाएं, कि उनके पास तो बिलियंस ऑफ डॉलर है नहीं, बड़ी कंपनियां करेंगी। तो एक्सप्लोरेशन का बहुत बड़ा है कि जमीन के अंदर में जितनी भी चीजें, उससे में आज हमारा 40% पैसा जा रहा है। विश्वास करें, जितना विश्वास करेंगे उतना आगे बढ़ेगा। पैसा कमाना कोई जुर्म नहीं है। हम ये समझ में नहीं आता है कि पैसा कमा रहा है तो वो वापस लगाएगा ही लगाएगा। बिल्कुल, हम लोग तो कहते हैं पैसा हाथ का मैल नहीं, चेहरे की रौनक है। अरे भाई, पैसे से तो सारा कुछ दुनिया, मैं नहीं कह रहा हूँ कि पैसा भगवान है, लेकिन पैसा बहुत कुछ है, उसके जरिए ही आप सारी चीजें करते हैं। हमें सिर्फ तो ये एक्सप्लोरेशन है। नंबर 2 जो हमारी टेक्नोलॉजी है, हम जो आईटी फील्ड में आज पूरी दुनिया में उन लोगों ने फाइनल प्रोडक्ट बनाया, लेकिन सर्विस बैक का तो हमने सारा काम किया है। बैकएंड हमने किया, बैकएंड तो सारा हमने किया। लाखों आदमी आज लगे हुए हैं। तो वो सेक्टर में हमारा बहुत आगे बढ़ेगा। जो हम आईटी, सॉफ्टवेयर, जो भी नई नई चीजें इजाद कर रहे हैं वो बहुत जरूरी है। नंबर 3 हमारा टूरिज्म जो है, आज 10 मिलियन लोग आते हैं, मेरे हिसाब से 200 मिलियन लोग आएंगे। ऐसा कोई भी आदमी, मैं आज 27 साल से बाहर रह रहा हूं, ऐसा कोई भी आदमी नहीं है जो हिंदुस्तान नहीं आना चाहता है। लेकिन ये जो, अगर इसको आप प्राइवेट के हाथ में नहीं देंगे, इसको एंटरप्रेन्योर के हाथ में नहीं देंगे, जो कि उनको फैसिलिटीज बनाए, जो उनको कंफर्ट करे। सबको कंफर्ट चाहिए। उस कंफर्ट से उनका जिस ड्रेस में वो आए उसी ड्रेस में यहाँ से वहां से चले गए। चाहे वो एयरपोर्ट पे उतरे, चाहे वो होटल में गए, चाहे टूरिज्म में गए, वो हर जगह उनको एक वर्ल्ड क्लास की चीज, उनको अतिथि देवो भव, ये तो मिलता है। ये तो हर बोलता है कि हिंदुस्तान में जाते हैं तो हमें मान सम्मान होता है, लेकिन वो फैसिलिटीज नहीं है। तो टूरिज्म को हम जरूर बढ़ावा दें। हमारे पास आज हिंदुस्तान में गवर्नमेंट की इतनी फैक्ट्रियां हैं, हर सेक्टर में। मेरे को मालूम नहीं है उसका मार्केट कैप 20 लाख करोड़ है कि 10 लाख करोड़ है, लेकिन वो 5 गुना बढ़ जाएगा अगर उसको आप कॉर्पोरेटाइज कर दें। मैं ये नहीं बोल रहा, उसमें सबसे जरूरी है, हम हिंदुस्तान में एक भी आदमी को हटा नहीं सकते। जॉब हमारा सर्वपल्ली है। हमको हर हालत में जॉब की सिक्योरिटी जो एग्जिस्टिंग लोग हैं उनको देनी पड़ेगी। मैं ये भी बोलता हूं कि गवर्नमेंट को शेयर रखने की जरूरत नहीं है। आज हमारे जो इंडिया में भी जो प्राइवेट इक्विटी वाले हैं, हेज फंड वाले हैं, हमारे जो HNI, जो इंडिविजुअल जो बहुत सक्षम हो गए हैं, 50-100 बिलियन की उनकी पोजीशन हो गई है, वो भी शेयर ले सकते हैं, पब्लिक भी ले सकती है। हम कुछ परसेंटेज एम्प्लॉयज को भी दे दें, कोई हर्ज नहीं है, कोई हर्ज नहीं है। और उसको ये क्यों हमारे दिमाग में है कि अगर इसको हमने कॉर्पोरेटाइज कर दिया या प्राइवेटाइज कर दिया तो इसको ये उठा के बेच देंगे। ये होएगा ही नहीं। आप कहीं भी देख लीजिए, हमने कोई भी कंपनी ली, उसको हमने आगे बढ़ाया ही है। हमने उसको, हम तो उसको मंदिर की तरह मानते हैं। राइट, और आपने करके दिखाया। तो ये हम तो सबसे छोटे हैं। हमसे और बढ़िया बढ़िया लोग हैं। तो अगर ये गवर्नमेंट अगर बिजनेस से निकल जाए
तो चौथा काम है कि गवर्नमेंट बिजनेस से निकल जाए और इस सारी कंपनियों को कॉर्पोरेटाइज करे, 20% को प्राइवेटाइज करे और जल्दी से जल्दी करे। एक एक कंपनी को बेचेगी तो 20 साल लग जाएंगे। अच्छा, ये गवर्नमेंट खुद भी कहती है कि उनका काम तिजारत करना नहीं है, उनका काम सिर्फ मैनेज करना है। और ये बात दर्शकों को जानकारी भी होनी चाहिए, लोग जानते भी हैं कि वेदांत ने जो कंपनी एक्वायर की सरकारी वाली, उनका कायाकल्प कर दिया, 20-20 गुना बड़ी हो गई है। मतलब जितने में बिकी थी उतने खाली डिविडेंड मिलता होगा सरकार को। तो ये ज़रूरी होता है कि अगर आप बिज़नेस को ग्रो करना चाहते हैं तो उसको कॉरपोरेट्स को दीजिए, वो करके दिखाएंगे आपको, और जैसा कि वेदांत ने करके दिखाया। तो ये ऐसे सेक्टर जहाँ पे खोलना चाहिए। अभी इस पिछले खैर कोरोना वगैरह था तो 1-2 साल में काफ़ी डिले हो गया। ये फंडामेंटल प्रॉब्लम है कि विश्वास नहीं है। विश्वास नहीं है। ये शुरू से चला आ रहा है क्या? हमारे प्राइम मिनिस्टर को पूरा विश्वास है, हमारे प्रधानमंत्री जी को पूरा विश्वास है कि ये होना चाहिए। नीचे मशीनरी को भी, वो भी बहुत अच्छे हैं क्योंकि वो देश को संभालना चाहते हैं। उनको कहीं ना कहीं डर रहता है, वो डर को अगर हटा देंगे वो और इसमें अगर तेजी से आगे बढ़ेंगे, ये जो दिल में लगा रहता है कि सीबीआई लग जाएगी, ये लग जाएगा, उसको किसी न किसी तरह से, देखिए अगर हमारा जो मिलिट्री है, हमारे जो फौजी हैं, वो उनको लगेगा कि गोली खा जाएंगे, वो पीछे भाग जाएंगे, तो कैसे काम चलेगा? जब उनको विश्वास है किसी से हमारा देश आगे बढ़ेगा, उनको पोजीशन लेनी ही पड़ेगी। मतलब आप ये कह रहे हैं, इस पर थोड़ा मैं और समझना चाहता हूँ कि मतलब ये एक चिंता, एक डर है कि मैंने कोई डिसीजन लिया तो कल मेरे घर सीबीआई आ जाएगी या मेरे डिसीजन पे क्वेश्चन हो जाएगा। इस डर की वजह से थोड़ा सा हो सकता है। मैं तो जनरल जो अनुभव कर रहा हूँ, तो ये जो बात है, आज देश को आगे बढ़ाना है तो हम लोगों को कोई ना कोई पोजीशन तो लेनी पड़ेगी। दो नाव पे चढ़ के नहीं चल सकते, राइट? न इधर के रहेंगे न उधर के रहेंगे। अब ये आपने मान लिया कि आज की दिस इज द कंट्री ऑफ एंटरप्रेन्योर, दिस इज द कंट्री ऑफ अपॉर्चुनिटी। हमारे पास टाइम बहुत कम है, हम देश में सबसे आगे बढ़ना चाहते हैं, दुनिया में सबसे ज्यादा अपना झंडा फहराना चाहते हैं, तो आपको एक पोजीशन लेनी पड़ेगी। चाइना ने एक पोजीशन ली, वो आगे बढ़ गया, हमको भी एक पोजीशन लेनी पड़ेगी और ली भी है। हमारे पॉलिटिकल सेक्टर में जो हमारे मोदी जी ने एक पोजीशन ली है वो बहुत अच्छी है, लेकिन उसको कार्यकल्प करना, उस पर कुंडी चढ़ाना, वो जरूरी है, वो बहुत जरूरी है। हाँ। तो उसके लिए हमें एक मतलब पोजीशन बनानी पड़ेगी, फैसला ले लिया है, हाँ। एक्सपेडाइट करना उसको। हमारे पास क्या सेक्टर है जहाँ से हम इम्पोर्ट हो रहा है? दो हमारे और बहुत सारे सेक्टर होंगे। एक हमारा सेक्टर है डिफेंस का। मैं कम से कम 10 बार बोल चुका हूँ कि हमारे पास 52 फैक्ट्री है। पता नहीं आप गए कि नहीं गए, मैं भुसावल गया हूँ, मैं जबलपुर गया हूँ, ये नगर है पूरे, यस। और इतने अच्छे लोग हैं वहाँ पे, लेकिन उनको अगर आप डायरेक्शन सही नहीं हो, इंडिपेंडेंस नहीं हो, हम दुनिया के सबसे बड़े रक्षा के क्षेत्र में आर्म एंड आर्मिनेशन बना सकते हैं, उसके अंदर हम डिजिटल से काम कर सकते हैं और ऐसे ऐसे इजाद कर सकते हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है। आपने देखा है अंतरिक्ष में भी हम 10% में चीज बना देते हैं। हमारे अमेरिकन लोग ताज्जुब करते हैं कि हम कैसे बना देते हैं। जब ये हमारे में क्षमता है तो हमारी 52 की 52 फैक्ट्रियों को अगर हम कॉर्पोरेटाइज करें, बोलते हैं कि नहीं वो बहुत सेंसिटिव है। हम भी तो देशवासी हैं, हम भी तो आपके जैसे हैं, करेक्ट। हम भी अपने देश को चाहते हैं। अगर हम पे आप विश्वास करेंगे, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, जो भी हमारे स्टार्टअप नहीं, बिल्कुल करना चाहिए, आपके ऊपर भी करना चाहिए, आपने प्रूव करके दिखाया। हम पे तो विश्वास है भी। मैं जनरल, आपने पूछा तो मैं बोल रहा हूँ। नहीं, बिल्कुल सही बात है कि आप सब पे विश्वास करें। और हम लोग इसी संदर्भ में हम चर्चा भी कर रहे हैं कि पिछले 75 सालों में क्या क्या बदला है, और जो बदला वो आपके सामने उदाहरण के तौर पे, प्रूफ के तौर पे नज़ीर है कि ये चीज़ें हमने बदल लिया। हम लोग एकदम आखिरी चरण में पहुंच रहे हैं सर। और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक, हाँ प्लीज। इलेक्ट्रॉनिक जो है, आज हमारा 97% इलेक्ट्रॉनिक हमारा इंपोर्ट हो रहा है। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। एक टोस्टर भी हम इंपोर्ट कर रहे हैं। अरे चिप ने बड़ा परेशान कर रखा है। ये चिप जो हम बना सकते हैं, हमने फैक्ट्री लगाई है, हमारे पास सारी दुनिया आ गई कि हम आपको पार्टनरशिप में काम करनी है। अगर हिंदुस्तान में काम करना है तो वेदांता के साथ काम करेंगे, वो लड़ने वाले लोग हैं। आप देखेंगे हम 2 साल में चिप बना देंगे। $17 बिलियन का चिप आता है हिंदुस्तान में। हम डिस्प्ले ग्लास बनाएंगे। आज हमारे पास डिस्प्ले ग्लास नहीं है तो हम कोई अपनी ब्रांड का आईफोन या सेलफोन नहीं बना सकते हैं, हम अपने ब्रांड का लैपटॉप नहीं बना सकते हैं, हम टीवी नहीं बना सकते हैं। तो ये डिस्प्ले ग्लास
जो हमने हमारे पास हम ऑलरेडी बना रहे हैं, ऑप्टिकल फाइबर, हर घर घर में ऑप्टिकल, आप देखेंगे ऑप्टिकल फाइबर पहुंचेगा हर मंडी में। एजुकेशन के क्षेत्र में जो डिजिटल आ रहा है, मैं कभी सोचता हूं कि भगवान जो है इतनी बड़ी सृष्टि कैसे चला रहा है, जबकि मैं पढ़ता हूं तो ब्लेड ऑफ ग्रास डज नॉट मूव विदाउट हिज कंसेंट। तो ये मेरे को अभी आज समझ में आया कि उनके पास डिजिटल सिस्टम है। डिजिटल के वजह से ही वो इतने ब्रह्मांड को चला रहे हैं, और वो का वो काम आज हम करेंगे अगर हम चिप अपने खुद बनाएंगे, अपना ग्लास हम खुद बनाएंगे, हम ऑप्टिकल फाइबर घर घर पहुंचाएंगे, हमारी एजुकेशन जो है घर बैठे हो जाएगी, हमारे बाजार चीजें सब हमारे आंखों के सामने हो जाएगी। ये मैं सपना देखता हूँ। हमारी मूवी इंडस्ट्री ने जो हमारा काम किया है, हम लोगों की कायाकल्प की है, क्योंकि उसी से हम सीखते हैं, उसको भी बहुत बड़ा प्रोत्साहन मिल रहा है। पूरी दुनिया में इसका है कि आप कैसे इतनी सस्ते में अच्छी मूवी बनाते हैं, इसको भी ये 10 गुना आगे बढ़े। इसमें भी बहुत हमारे नाटक, हमारे जो फोल्क म्यूजिक है, ये सारी चीजें खाली व्यापार में ही नहीं, हर क्षेत्र में हम आगे बढ़े। सर आप म्यूजिक बात करें, अभी मैं आज दिन में ही सुन रहा था कि खेसारी लाल यादव करके हैं जो भोजपुरी के बड़े भारी एक्टर और सिंगर हैं। अभी उनका एक लेटेस्ट गाना रिलीज हुआ है, 150 मिलियन व्यूज हैं, 15 करोड़ व्यूज अभी रिसेंट लॉन्च हुआ है। तो इस तरीके की पॉपुलैरिटी है हमारे फोक म्यूजिक की या मेन म्यूजिक की। सर लंदन में बड़ा फैन है क्या हमारे बॉलीवुड हीरोज के? कोई ऐसा डिस्कोथिक नहीं है जहां पंजाबी गाने नहीं बजते हो या ढोल नहीं बज रहे हो। आप कोई ऐसी जगह नहीं देखेंगे जहां की इंडियन ड्रेस लोग नहीं पहन रहे हो। तो डांस करने के लिए पंजाबी म्यूजिक बेस्ट है। डिस्कोथेक में ज्यादा वही। आप किसी से देखिए चिकन टिक्का मसाला, हाँ मैं उनसे झगड़ा करता हूं कि ये इंडियन डिश है, वो मेरे से मारपीट कर लेते हैं, ये यहाँ इंडियन डिश नहीं है, ये हमारी इंग्लिश डिश है। चिकन टिक्का मसाला। तो ये मैं इतना उत्साहित हूँ, मेरे में इतना जोश है कि मैं इतना आभारी हूँ कि मेरे ऐसे माँ बाप हैं, मैं इस धरती पे पैदा हुआ हूँ जिसमें इतना दम है। अब इसको थोड़ा सा पॉलिश करके इसको आगे बढ़ा देना है। एक्चुअली सर आप फिल्में देखते हैं कि नहीं? हम वही करते हैं, फिल्में। अरे अच्छा, देखते रहते हैं हम। तो पुष्पा देखी आपने? क्योंकि उसी से माइंड डाइवर्ट हो जाता है। अच्छा दिन भर हुआ तो रात में भी अगर नींद नहीं आई तो वो आजकल फटाफट लग जाती है, लग के देखते रहते हैं मूवी। पुरानी भी देखते हैं, नई भी देखते हैं, अंग्रेजी फिल्म भी देखते हैं, लेकिन उसमें क्या अंग्रेजी मेरे को पूरी समझ में नहीं आती है, तो अपने बच्चों को किसी को बगल में बैठा लेता हूँ। अच्छा। तो मेरे को समझाते रहते हैं। अच्छा हिंदी में सबसे लेटेस्ट कौन सी देखी आपने? RRR, पुष्पा, ये हालांकि साउथ की है, लेकिन ये डब हो गई। पुष्पा भी देखी। अपने हमारे बिहार का लड़के हैं पंकज, बहुत अच्छा काम करते हैं, उनकी भी। हाँ क्या काम बढ़िया एक्टर है, मिर्जापुर देखी आपने? हाँ। तो ये बहुत अभिमान भी होता है, अच्छा भी लगता है कि अच्छा हो रहा है। हमारे बिहार में आप देखिए 12 करोड़ जनता है, आप हमारे यूपी में देखिए हमारे 25-30 करोड़ जनता है। हम अभी जो चीफ मिनिस्टर आए हैं वो हिंदी भाषी हैं और हर चीज को ऐसा बढ़ावा दे रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है। सर सत्तू पराठे मिलते हैं लंदन में? सत्तू पराठे घर में ही बनना पड़ता है। लेकिन हमारी आज 60% डॉक्टर जो है वो इंडियन ही है लंदन में, और 60% में 20% हमारे बिहार के ही हैं। और आज भी आप देखिए सिलिकॉन वैली, आप जिसका नाम इतना सुनते हैं, उसमें हमारे बिहार के सबसे ज्यादा लोग हैं। हमारे बिहार में जो कायस्थ लोग होते हैं वो लोग इसमें बहुत जोर से आगे गए। अच्छा। हाँ, वो टेक्नोलॉजी में बहुत आगे गए हैं और बहुत आगे नाम भी कमाया है। और सिलिकॉन वैली में आप जाएंगे, 15 मिनट बात करने के बाद पता चल जाता है कि ये बिहार यूपी के हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद फिर अपने वर्नाकुलर लैंग्वेज में आते हैं। सर हम लोग समाप्त करेंगे, लेकिन समाप्त करने से पहले मैं चाहूँगा कि जो हमारी युवा पीढ़ी है इस समय, एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो बहुत काम कर रहे हैं और उनकी बहुत सारी गलतियां हम लोग रोज़ माफ़ भी करते हैं, करना भी चाहिए। आपके हिसाब से एक सफल एंटरप्रेन्योर होने के लिए, सफलता के लिए 2-3 सूत्र क्या है जो उनको सीख लेना चाहिए? मैं क्या बताऊं, उनको बहुत, वो खुद ही बहुत होशियार हैं। एक तो है कि आपको फेलियर तो मिलेंगे ही,
और फेलियर से घबराए नहीं, फेलियर से घबराए नहीं। अगर आप में अंदर में कन्विक्शन है और आपके खानदान में जो कुछ काबिलियत है उसको आप जरूर पकड़े, वो आपका स्ट्रेंथ बनेगी कि हमारे 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 खानदान में भी ऐसी चीजें हैं, उसको लेंगे तो 25-30% आपको उसका एक रास्ता मिल जाएगा। हम देखते हैं कि सब तो एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकते हैं, 5% 10% लोग एंटरप्रेन्योर बनते हैं। आप एंटरप्रेन्योर के साथ जुड़ जाइए, किसी भी हालत में 2 पैसा कम मिले आपको, लेकिन आपका जो बॉस हो, लीडर हो, वो एंटरप्रेन्योर होना चाहिए, उस पर आपको गर्व होना चाहिए। वो उससे आप जरूर आगे बढ़ेंगे। और आगे आने वाले हिंदुस्तान में तो हर चीज़ की ज़रूरत है। मैं स्टार्टअप वालों को भी बोलता हूँ कि आप लोग इतनी अच्छी नौकरी छोड़ के स्टार्टअप कर रहे हैं, मेरे को बहुत डर लगता है, क्योंकि आप कंप्लीटली एक्सपोज हैं। पैसा कहाँ से आएगा, चीज़ तैयार होगी कि नहीं होगी, प्रोटोटाइप रह जाएगी, सामने वाला क्या करेगा। इसको भी आप किसी न किसी बड़ी इंडस्ट्री के साथ जोड़ दें तो ज़्यादा, तो वो उनको लगे कि ये चीज़ हम हमारे भी काम में आएगी, तो वो ही आपको फंडिंग करें, वो चीज़ आप उनको तैयार करके दें। उससे आपको एक तरफ तो सहारा चाहिए, एक सहारा आप लोग जरूर लीजिए, एक सहारा जरूर लीजिए। और हिम्मते मर्दे खुदा, आप जिस चीज़ में भी निपुण हैं, कोई भी काम छोटा नहीं है। एक तो आप हटा दीजिए कि अगर आपको गाने की में आगे बढ़ना है तो आप गाना गाइए। आपको जो पैशन को प्रोफेशन, पैशन को आप अपना बना लीजिए। आपको मूर्ति बनानी अच्छी लगती है तो कोई खराब नहीं, चाहे माँ बाप गलत बोल रहे हो, आप उसी में लगे रहिए। आपको चित्र अच्छा बनाना आता है वो बनाइए, बांसुरी अच्छी बनानी आती है वो बनाइए, आपको डांस करना आता है डांस कीजिए, उसी में अपना आपको लगेगा। आपको फोटोग्राफी करनी आती है उसमें भी आगे बढ़िए। आप जितना भी शुरू में तो हर चीज में तकलीफ आएगी, लेकिन बाद में सफलता। और अगर आपको नौकरी भी करनी है तो अच्छी जगह, ऐसी जगह नौकरी कीजिए, कंफर्ट के लिए नौकरी मत कीजिए, कंफर्ट के लिए मत करिए। तो आज़ादी के इस महापर्व पे हमने अनिल जी से बहुत कुछ सीखा। सबसे बड़े उदाहरण तो स्वयं अनिल जी है कि स्क्रैच से शुरू किया और आज कहाँ है, आपके सामने है। हमने थोड़ा इसको विस्तारित इसलिए किया कि आप बहुत सारी चीज़ों को समझ सकें। जो क्रक्स है वो ये कि हिम्मत और इच्छा ये आपके वश की है। आप अगर लगे रहेंगे तो फिर हिंदी अंग्रेज़ी भाषा के चक्कर में मत पड़िए, जुट जाइए। और उस समय आके मुंबई में अगर झंडे गाड़ दिए अनिल जी ने, तो आप तो आज समय बहुत ही खुले हुए मैदान में है। तो मुझे लगता है कि इस इंटरव्यू और इस जर्नी को समझने का मकसद यही था कि हिंदुस्तान की जर्नी यहाँ से भी बहुत बड़ी होने वाली है, आपको उसका हिस्सा बनना है और अपनी इच्छा शक्ति के साथ बनना है। अनिल जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों को इतना सिखाने और समझाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत बहुत धन्यवाद नीरज जी, आपसे बहुत अच्छा लगा, बड़ा अपनत्व लगा जी, और थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।